पार्थेश्वर सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं प्रेमचंद पे कुछ बात रख सकता हूँ। समय उन्होंने बहुत पर्याप्त दिया था इस विषय पे तैयारी करने का, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उनको पर्याप्त निराश करूंगा आप लोगों को भी, और कोशिश करूंगा कि मैं कुछ प्रेमचंद के हवाले से रंगमंच और कथा साहित्य, जैसा प्रेमचंद की कहानियां हमारा विषय है, तो इन पे बात करने के साथ साथ प्रेमचंद जी रंगमंच के बारे में क्या सोचते थे, और जब हम किसी कहानी को दूसरे माध्यम में बरतते हैं तो उस समय हमको उससे क्या उसमें देखना चाहिए और क्या प्रक्रिया होती है, इस पर भी थोड़ी बहुत बात इधर उधर की करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि इस व्याख्यान में कोई ऐसा एक सूत्रीय कोई धागा ना हो और बेतरतीबी बहुत मिले आपको, लेकिन उम्मीद है कि जैसा आप लोग का सहयोग हमेशा मिलता आया है वैसा ही मिलता रहेगा, और मैं कुछ सार्थक आपके समय का सदुपयोग, अगर इस समय का आप लगा कि आपको सदुपयोग हो पाया तो मुझे संतोष होगा। सबसे पहले बात वहां से शुरू करनी चाहिए कि प्रेमचंद जब लिखना शुरू कर रहे थे यही वह दौर था जब आधुनिक हिंदी रंगमंच भी शुरू हो रहा था, और आधुनिक हिंदी रंगमंच की शुरुआत हम लोग मानते हैं कि वो भारतेंदु के आने के बाद से हुई। भारतेंदु भी आधुनिक रंगमंच की शुरुआत अपने पिता गिरधर दास के नाटक नहुष और शीतला प्रसाद त्रिपाठी के नाटक जानकी मंगल के मंचन से आधुनिक नाटकों की शुरुआत मानते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत में जो आधुनिक नाटक जिसको हम कहते हैं वह नाटक एक अलग तरह का नाटक है, क्योंकि यहाँ पे जो भारतीय रंगमंच की परंपरा थी वो दो तरह की रंगमंच की परंपरा थी। एक संस्कृत रंगमंच की परंपरा थी, जो अगर आप उसको भारत की तीसरी शताब्दी से माने कि वो भरत ने नाट्यशास्त्र लिखा, और जब नाट्यशास्त्र लिखा होगा तो जाहिर है कि कुछ नाट्य परंपराएं मौजूद रही होंगी। तो भरत के समय कुछ नाट्य, तो उस समय से माने तो एक नाटक की परंपरा थी वहां पे। उसी के समानांतर ये माना जाता है कि लोक नाट्य की, जिसको जगदीश चंद्र माथुर परंपराशील रंगमंच कहने का सुझाव देते हैं, और उसके पीछे एक तर्क भी देते हैं कि यह परंपरा से चले आ रहा रंगमंच है जिसने समय के अनुकूल अपने में परिवर्तन लगातार किया हुआ है। तो वह लोक रंगमंच की एक विशाल परंपरा भी मौजूद है। समय के साथ 1000वीं सदी के आसपास संस्कृत रंगमंच के जीवित अवशेष समाप्त हो जाते हैं, मिलता नहीं है, लेकिन लोक रंगमंच उसी समय हमेशा अपने को जिंदा रखता है, और अंग्रेजों के आने के बाद भी भारत में पर्याप्त साक्ष्य है कि राजस्थान में ख्याल, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, दक्षिण भारत में जाएं तो यक्षगान, कथकली, जैसे कुडियाट्टम, जो संस्कृत के बहुत करीबी लोक नाट्य माना जाता है। इसी तरह से आप छऊ, बंगाल में जाएं तो जात्रा पर आधुनिकता का भी प्रभाव है, और पूर्वोत्तर में जाएं तो वहां भी अनेक नाटक की परंपराएं हैं, जिसमें मुख्यतः अंकिया नाट है, सुमंग लीला है, कीर्तनिया की परंपराएं हैं। बिहार में जाएं तो नाच की परंपरा है, तो एक विस्तृत लोक नाटकों की परंपरा मिलती है। लेकिन जो उसको हम आधुनिक रंगमंच कहते हैं वह बिल्कुल न संस्कृत रंगमंच है और न यह पारंपरिक रंगमंच है। ये भूमिका में थोड़ी सी बांध रहा हूं इसलिए कि इसके बाद से हमको बात समझने में आसानी होगी, आधुनिक रंगमंच को समझने में आसानी होगी। तो वो अंग्रेजों के प्रभाव में शुरू होता है कि अंग्रेज अपने मनोरंजन के लिए ऑडिटोरियम लेके आते हैं, कलाकार लेके आते हैं, और यह औपनिवेशिक देश उन जगहों पे शुरू होता है जहां पे अंग्रेज अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। यानी पहले कलकत्ता में शुरू होता है, फिर बॉम्बे में शुरू होता है। हम इसके विस्तार में नहीं जाएंगे। और फिर शुरू में इसमें भारतीय प्रतिबंधित रहते हैं, और उसके बाद भारतीयों को भी इसमें प्रवेश मिलता है, और इसको देखने के बाद भारत में अलग इसकी तर्ज पे अपना रंगमंच शुरू होता है। यानी जो रंगमंच था हम लोग के यहाँ, वह एक ऑडिटोरियम जैसी जगह में होता था संस्कृत के जमाने में। पारंपरिक रंगमंच किसी तय जगह पे, ऑडिटोरियम, प्रेक्षागृह जैसी जगह पे नहीं होता था। पारंपरिक रंगमंच पेशेवर था, लेकिन वह पेशेवर वो टिकट कटा के लोग देखने नहीं जाते थे,
कोई सामंत होता था, जमींदार होता था जो पूरे शो को स्पॉन्सर करता था, या गांव समाज उस शो को प्रायोजित करता था और लोग उसको देखने जाते थे। अंग्रेजों के आने के बाद से आधुनिक रंगमंच में ये हुआ कि देखने का तरीका बदल गया। अब आपको अगर नौटंकी या नाच जैसी शैली देखने का अनुभव है तो आप पाएंगे कि उसको हम अक्सर 3 तरफ से देखते हैं या चारों तरफ से देखते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेनियम रंगमंच जिसको कहते हैं, जो आयातित हुआ, जिसमें आप जब ऑडिटोरियम में जाते हैं तो देखते हैं कि एक फ्रेम जैसा, तस्वीर की फ्रेम जैसा बना होता है, उसको प्रोसेनियम आर्ट कहते हैं। यह अंग्रेज भारत में लेके आए, तो अब हम नाटक को आमने सामने से देख सकते थे, टिकट कटा के देखना पड़ता था। और नाटक का मतलब हो गया था कि एक फिक्स लेख, एक स्थिर आलेख जिसको मैं कहता हूं, यानी पन्नों पर छपा हुआ एक लेख जिसको एक दल के अलावा कई दल खेले, और इसी को आधुनिक रंगमंच कहा गया। भारतेंदु के बाद से, चूंकि विषय हमारा ये नहीं है तो हम इसके बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, भारतेंदु के बाद से इसको गति मिली, और गति मिलने के बाद हिंदी में कोशिश शुरू हुई पेशेवर रंगमंच स्थापित करने की, और साहित्यिक किस्म का सुरुचिपूर्ण साहित्यिक रंगमंच इसको कहा जाता है। भारतेंदु ऐसा कहने के आग्रही हैं। वो कहते हैं कि आर्य शिष्ट जनोपयोगी साहित्यिक सुरुचिपूर्ण रंगमंच। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अंग्रेजी रंगमंच की नकल से और जो यहाँ पे पारसी रंगमंच है, पारसी अंग्रेजी रंगमंच की नकल पे, क्योंकि पारसी लोग हैं, बॉम्बे में कॉलेज है एलिफिंस्टन कॉलेज, वहां पे पारसी लोग पढ़ते हैं और वहां पे अंग्रेज शिक्षक हैं, वो उनको नाटक भी पढ़ाते हैं। और वहां से निकलने के बाद वो लोग पेशेवर तौर पे नाटक मंडलियां शुरू करते हैं, और वो नाटक मंडलियां बाद में व्यावसायिक कंपनी बनती है जिसको गुजराती में धंधाधारी रंगमंच कहा जाता है। और वह गुजराती रंगमंच जो है, शुरू में वो अंग्रेजी भाषा में होता है, फिर गुजराती में होता है, और गुजराती में चूंकि दर्शक कम है तो वो उर्दू में आता है, और उर्दू भी ऐसी उर्दू जो बहुत कम लोग समझ पाए, तो उसको सरल करने के लिए धीरे धीरे वो हिंदी का भी इस्तेमाल शुरू करते हैं। तो एक पारसी हिंदी हिंदुस्तानी रंगमंच कह दीजिए, इसमें उर्दू का भी प्रभाव है। पारसी हिंदुस्तानी रंगमंच होता है। यह भी अंग्रेजों की नकल पे शुरू हुआ, आधुनिक रंगमंच की नकल, अंग्रेजी आधुनिक रंगमंच की नकल पे शुरू हुआ है। लेकिन अब ये पारसी रंगमंच ये पहचान जाते हैं कि हमारा दर्शक जो है वह नौटंकी और विदेशिया और ख्याल, माचा और नाचा देखने वाला दर्शक है। तो उसको आकर्षित करने के लिए पारंपरिक रंगमंच के तत्वों को आधुनिक रंगमंच में मिलाया जाता है, और इससे इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ती जाती है। यहाँ पे ऐसे ही एक नाटक में भारतेंदु जब दुष्यंत को बनारस में खेमटे वालियों की तरह नाचते हुए देखते हैं। दुष्यंत कौन? कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का रूपांतरित नाटक में अभिनेता जो बना हुआ है दुष्यंत, वो उसको खेमटे वालियों की तरह नाचते हुए देखते हैं तो बहुत दुखी होकर वहां से निकल जाते हैं, और उनको लगता है कि पारसी रंगमंच जो है वो कुरुचि को बढ़ावा दे रहा है। तो उसके विकल्प के तौर पे साहित्यिक रंगमंच शुरू होता है। लेकिन साहित्यिक रंगमंच उस समय ऐसी भाषा उसकी बनती है, ऐसा उसका विन्यास बनता है जो ऐसे ही लोगों को समझ में आ सकता था जो पढ़े लिखे थे, और उस समय पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है। भारतेंदु ये कोशिश करते भी हैं कि वह आधुनिक रंगमंच के खूबियों को आत्मसात करते हुए, थोड़ा बहुत लोक रंगमंच की शिल्प को मिलाते हुए वह ऐसी रंग भाषा विकसित करें जिससे दर्शक आकर्षित हों, जो होता भी है। लेकिन उनके बाद जो नाटककार आते हैं, जिसमें सबसे अग्रणी जयशंकर प्रसाद हैं, जिनके लंबे लंबे वितान के नाटक है, 5 अंकीय नाटक, आप स्कंदगुप्त पढ़ें या आप चंद्रगुप्त पढ़ें, तो वो नाटक ऐसे हैं जो उस समय के लोगों को लगता है कि यह मंच पे खेलना असंभव है। तो एक नाटक की 2 श्रेणियां विकसित हो जाती हैं, जिसको एक कहते हैं पाठ्य नाटक और दूसरा कहते हैं मंचीय नाटक। प्रेमचंद जब नाटकों के बारे में लिखते हैं उस जमाने में, तो वह इस नाटकों के भेद से परिचित हैं कि एक नाटक जो है जो केवल पढ़ा जाएगा, जैसे जयशंकर प्रसाद के नाटक, और उसके बाद जो सेठ गोविंद दास हैं, हरिकृष्ण प्रेमी हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, इनके नाटक जो केवल एक कथा कहानी है जिसमें संवादों के शिल्प में लिखा गया है, उसमें नाटकीयता जैसी कुछ कोई चीज नहीं है। तो केवल चूंकि हिंदी की पढ़ाई लिखाई विश्वविद्यालय में शुरू हो गई है, नाटक विधा भी पढ़ाना है और नाटक विधा को सिलेबस में लगना है, तो उसके लिए नाटक लिखे जाने लगे हैं। मंच पर वो नाटक जाएं, इसकी कोई चिंता उस समय के नाटककारों को नहीं। जयशंकर प्रसाद जगत जी, आप अपना वो
इको हो रहा है इको हो रही है मेरी आवाज। जयशंकर प्रसाद को ये चिंता है कि उनके नाटक खेले जाएं, लेकिन उनके बाद के जो ये नाटककार हैं उनको ये चिंता नहीं है। इसी बिंदु से प्रेमचंद के आप लेखन को देखेंगे तो वह भी 1920 और 30 के आसपास या 1915 के बाद से शुरू होता है, जब जयशंकर प्रसाद अपने नाटक लिखना शुरू करते हैं। और प्रेमचंद की एक समीक्षा पढ़ेंगे आप जो उन्होंने जयशंकर प्रसाद के नाटकों की है, खासकर स्कंदगुप्त की, तो बहुत कड़ी समीक्षा है। उसके कुछ अंश हम यहां से उद्धृत करेंगे। प्रेमचंद नाटकों के बारे में लिखना शुरू करते हैं तो भारतेंदु की जीवनी लिखते हैं। बहुत कम पन्नों में, 3-4 पन्नों में भारतेंदु की जीवनी लिखते हैं, और उसमें भारतेंदु के नाटकों को विश्लेषित करते हुए यह पाते हैं कि भारतेंदु का जो नाटक है सत्य हरिश्चंद्र, जो सबसे ज्यादा खेला गया है, वह उनका सबसे प्रभावी और दीर्घ काल तक चलने वाला नाटक है। क्योंकि उनको लगता है, और वो इसके बारे में कहते हैं कि जब तक हिंदी भाषा रहेगी सत्य हरिश्चंद्र का नाम रहेगा। सत्य हरिश्चंद्र के मुकाबले उनके दूसरे नाटक जो हैं वह प्रेमचंद को उतने प्रभावी नहीं लगते और उसमें सब पे किसी न किसी का असर लगता है। खासकर वो प्रेमचंद की जीवन को भी और उनके विशेषताओं को भी उसमें अंकित करते हैं। यह लेख उपलब्ध है, इसको पढ़ा जा सकता है, मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा। प्रेमचंद नाटक प्रेमी नाम से भी माधुरी में लेख लिखा करते हैं, और वो 1929 में एक लेख लिखते हैं हिंदी रंगमंच। और उस समय जिस रंगमंच को भ्रष्ट मान लिया गया था या कुरुचि को उत्साहित करने वाला मान लिया गया था, उस रंगमंच पारसी रंगमंच की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए राधे श्याम कथावाचक, जो उस समय पारसी नाटक रंगमंच के 3 बड़े नाटककार हैं, हम मानते हैं उनको। एक है राधे श्याम कथावाचक, उससे पहले है आगा हर्ष कश्मीरी, और उसके बाद है नारायण प्रसाद बेताल। आगा हर्ष कश्मीरी सरल कठिन उर्दू से सरल उर्दू मिश्रित हिंदी की तरफ अपने नाटकों की भाषा ले जाते हैं। और बेताब और राधे श्याम कथावाचक को माना जाता है कि पारसी रंगमंच में इन्होंने हिंदी की प्रतिष्ठा की है। तो ये हिंदी रंगमंच शीर्षक लेख में जो नाटक प्रेमी नाम से उन्होंने लिखा है प्रेमचंद ने, वो उसमें अंकित करते हैं कि नाटक साहित्य वो उस विकास से परिचित हैं जो भारत में नाटक का है, जिसके बारे में मैंने इस व्याख्यान के शुरुआत में चर्चा की थी कि नाटक साहित्य की समृद्धि प्राचीन रही है भारत में, लेकिन वर्तमान में ये बदहाली है क्योंकि नाटक लिखने वाले कम हैं, नाटकों की तरफ ध्यान देने वाले लोग कम हैं। दूसरा, इसी क्रम में वो जिक्र करते हैं एक नारायण प्रसाद तालिब हैं, वो भी पारसी के नाटककार हैं। राधे श्याम कथावाचक के नाटकों का जिक्र करते हैं कि इनके नाटकों का महत्व बहुत है। फिर वो इस बात को चिन्हित करते हैं जिसको मैंने कहा कि स्टेज का नाटक और साहित्य के नाटक की जो श्रेणी मौजूद है उस समय के नाटक साहित्य में, कि कुछ ऐसे नाटक होंगे जो केवल पढ़े जाएंगे और कुछ ऐसे नाटक होंगे जो केवल खेले जाएंगे। इस तरह के विभाजन का भी प्रेमचंद जिक्र करते हैं। फिर इस लेख से पता चलता है कि प्रेमचंद ने कितने शोध के जरिए और अन्य लोगों की सहायता से उन्होंने वो सामग्रियां जुटाई हैं जिससे पारसी कंपनियों का भी जिक्र करते हैं। उस समय के जो अल्फ्रेड नाटक मंडली है उसके मालिकों का जिक्र है, उसके और कौन कौन लोग लिख रहे हैं, किसके किसके नाटक तैयार किए जा रहे हैं, किसके खेले जा रहे हैं, इसका पूरा विस्तार से जिक्र है उसमें। और अंततः वो राधे श्याम कथावाचक के नाटक श्री कृष्ण अवतार और रुक्मिणी मंगल का जिक्र करते हैं और उनके मंचन का भी, और ये बताते हैं कि राधे श्याम कथावाचक एक कुशल नट भी हो सकते हैं या कुशल अभिनेता भी हो सकते हैं। और ये प्रस्तावित करते हैं कि अगर वो अपने नाटकों में स्वयं अभिनय करें तो हिंदी को ऐसा अभिनेता प्राप्त होगा जैसे बंगाल में शिशिर कुमार घोष और महाराष्ट्र में उस समय बाल गंधर्व जैसे नाटक अभिनेता थे, उस तरह के अभिनेता प्राप्त होंगे। ये हमको याद रखना चाहिए कि राधेश्याम कथावाचक या उस समय के जो पारसी नाटककार थे वो मुंशी की भी भूमिका निभाते थे मंडलियों में। मुंशी का काम डायरेक्टर का काम होता था, जो अभिनेताओं को प्रशिक्षण भी देता था, उच्चारण का और अभिनय का भी। और राधेश्याम कथावाचक के नाम में भी कथावाचक है, तो यानी वो रामायण की कथा को उन्होंने राधेश्याम रामायण नाम से ग्रंथ भी लिखा है और रामायण की कथा को वो गा गा कर सुनाते थे। तो यानी अभिनय का तत्व उनके उस गायन या प्रदर्शन में भी प्रदर्शन का तत्व मौजूद था। तो वो प्रेमचंद बखूबी चिन्हित करते हैं कि अगर राधेश्याम कथावाचक खुद अभिनय करें तो हिंदी रंगमंच को एक बेहतर अभिनेता प्राप्त होगा। और इसी तरह की चिंता प्रसाद, जो अपने
3-4 लेख लिखे हैं उन्होंने रंगमंच के संबंधी। उसमें जो उन्होंने बहुत जो मांग रखी है रंगमंच के सामने, और ये बताते हैं कि हिंदी का कोई अपना पेशेवर रंगमंच नहीं है और हिंदी रंगमंच को क्या चाहिए जिससे हिंदी रंगमंच आगे बढ़ेगा, तो उसको वो कहते हैं कि वो मर्मज्ञ सूत्रधार और कुशल रंग करनी चाहिए और शिक्षित दर्शक चाहिए। तो यानी ये 2 डिमांड है कि राधे श्याम कथावाचक अभिनय करें। इसकी ध्वनि हम उस समय प्रसाद में भी सुन सकते हैं। लेकिन वहीं मैंने कहा कि प्रसाद के नाटकों की जब समीक्षा करते हैं तो मैं उद्धृत करना चाहता हूं कि उन्होंने कैसे, प्रेमचंद ने कैसे लिखा है। ये प्रेमचंद के लेख सही है जिसमें वो स्कंदगुप्त की समीक्षा करते हैं। प्रसाद जी के और नाटकों की भांति यह नाटक भी प्राचीन संस्कृत नाटक का अनुवाद होकर रह गया है। चरित्र केवल नाम है जिनमें जीवन की गंध तक नहीं है। भाषा निर्जीव जटिल है, मानो मनो मिट्टी के बोझ से दबी हुई कोई लाश है। ऐसी भाषा स्कंदगुप्त के समय के लोग शायद व्यवहार कर सके। आजकल वह भी नाटक जैसी जनप्रिय वस्तु में उसका व्यवहार करना साहित्य के गले पर छुरी फेरना। अब इस बात को यहां से हम प्रेमचंद के नाटक संबंधी मान्यताओं के सूत्र ले सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि प्राचीन संस्कृत नाटक का अनुवाद होकर रह गया। यानी पहली मांग जो है नाटक से, वह तो मौलिकता की मांग है कि आप कथा वस्तु, कथा सूत्र कोई भी लें, लेकिन वह मौलिक हो, उसको आप, उसका जो विन्यास हो, उसकी जो कथा संरचना हो या उसका जो ट्रीटमेंट हो, उसको आप मौलिक रखें। फिर नाटक के आधार जो होते हैं वह चरित्र होते हैं, पात्र होते हैं। नाटक पात्रों से आगे बढ़ता है। तो पात्र कैसे होने चाहिए? जीवंत होने चाहिए। इसी को प्रेमचंद कहते हैं कि चरित्र केवल नाम है, जीवन की गंध तक नहीं है। यानी ये चरित्र वैसे नहीं है जो कथा स्थितियों के विकास के अनुरूप बदलते हैं। ये चरित्र वैसे हैं जिसको नाटककार जब मर्जी चाहे अपने हिसाब से चलाता है। प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद के नाटक की इस कमजोरी को प्रेमचंद ने बखूबी भांपा है। आप चंद्रगुप्त नाटक पढ़ें या स्कंदगुप्त नाटक पढ़ें तो आप देखेंगे कि अनेक मृत्युओं की श्रृंखला होती है कि जब कोई पात्र की भूमिका समाप्त हो जाती है तो उसको दृश्य से हटाने के लिए उसको मार दिया जाता है। वैसे अगर आप इस पात्र की भूमिका समाप्त होने के बाद उसको मारने का जो तरीका है, यह प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला में भी मिलता है। आप निर्मला जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते हैं कि निर्मला में जिस पात्र की चरित्र की भूमिका समाप्त हो जाती है, प्रेमचंद उसको मार देते हैं येन प्रकारे, या हटा देते हैं, क्योंकि उसकी कहानी में उसके आगे विकास की संभावना कोई उनको दिखती नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि वह चरित्र क्या है? नाम के हैं, जीवंत नहीं है। तो नाटकों के लिए चरित्र कैसे होने चाहिए? जीवंत, डायनामिक, जिससे नाटक का विकास हो, उसके ड्रामा का सृजन हो। फिर इसमें भाषा कहते हैं कि भाषा कैसी है? निर्जीव और जटिल है। निर्जीव यानी भाषा में भी कोई जीवंतता नहीं है। और नाटक की भाषा के बारे में प्रेमचंद बखूबी पकड़ा है कि नाटक की भाषा जीवंत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ वो मेटाफर मानते हैं कि ऐसी भाषा है मानो मिट्टी के बोझ से दबी हुई कोई लाश है। यानी इतनी अलंकारिकता है, इतनी तत्सम निष्ठता है कि भाषा का असली मर्म जो है वह दब गया है। और हिंदी नाटकों के बारे में उसी समय मुझे वो कथन याद है कि राधे श्याम कथावाचक ने शायद कहा था कि ऐसे नाटक लिखे जा रहे हैं जिसकी भाषा समझने के लिए आपको डिक्शनरी लेके नाटक देखना पड़ेगा। यानी आपने भाषा सुनी और डिक्शनरी पलटा तो उसका अर्थ जाना। देखने वालों के लिए, नाटक देखने वाले साधारण जन होते हैं तो उनके पास यह अवकाश नहीं होता है कि वह डिक्शनरी लेके नाटक देखने जाए। नाटक की भाषा यानी ऐसी होनी चाहिए कि आपने देखा और आपको समझ होना चाहिए। वो जीवंत होना चाहिए, चित्रात्मक होना चाहिए, जिसमें आपके मानस में बिंब पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए नाटकों की भाषा। और ये भी कहते हैं कि भाषा का ऐतिहासिकता की भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का नाटक है तो उस ऐतिहासिकता का आभास मिले, लेकिन वर्तमान के समय में भी वह लोगों को संबोधित कर सके। इसलिए वो कहते हैं कि और यह नाटक जैसी क्या है, नाटक को जनप्रिय मानते हैं और लोकप्रिय, यानी उसको आप सब लोग जानते हैं कि नाटक को पंचम वेद कहा गया है।
पंचम वेद इसलिए कहा गया है कि बाकी के जो 4 वेद थे वो ब्राह्मणों के लिए आरक्षित थे, तो उनका पठन पाठन ब्राह्मण ही कर सकता है, वो भी उपनयन संस्कार के बाद। लेकिन यहाँ पंचम वेद जो है, इसको देखने की कोई योग्यता नहीं है, कोई भी कभी भी कैसे भी कर सकता है और देख सकता है, और इसीलिए नाटक जनप्रिय विधा है। तो जनप्रिय विधा में आप ऐसी निर्जीव चरित्र, ऐसे लाश के जैसी, बोझ के जैसी भाषा और इस तरह के कथा सूत्र जो मौलिक नहीं है, संस्कृत के अनुवाद लगते हैं, इसका व्यवहार करने को वो एक रूपक से देते हैं। और वो रूपक क्या है? वो कहते हैं कि साहित्य के गले पे छुरी फेरने जैसा है ना। और यहां पे ही वो एक यथार्थवादी आग्रह करते हैं। उस समय पश्चिम से इब्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ऑस्कर वाइल्ड जैसे लोगों के नाटक आ रहे थे, तो वो यथार्थवादी आग्रह की बात करते हैं कि जैसा जीवन में घटित हो रहा है उस तरह के नाटक लिखे जाएं, आभासी और काल्पनिक नाटकों नहीं लिखे जाना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं, और प्रेम प्रसाद के नाटकों के एक और दुर्गुण पे, एक और दुर्बलता पे उनकी दृष्टि जाती है, वह है कि मुख्य कथानक और गौण कथानकों का समावेश। नाटक में गौण कथानक इतने ज्यादा हावी हैं कि मुख्य कथानक से बार बार दर्शकों का ध्यान भटकता रहेगा या पाठकों का ध्यान भटकता रहेगा। नाटक को अगर 3 और पूरी रात अगर नहीं खेलना है, 1.5 घंटे या 3 घंटे की समय अवधि में आपको नाटक खेलना है, तो उसके कथानक को पूरा शार्प होना चाहिए, यानी ऐसे फ्लो में घटित हो ताकि दर्शक उसको समझ सके। आख्यान में उतनी जटिलता नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा प्रेमचंद कहते हैं। यानी यथार्थवादी आग्रह एक करते हैं, और आखिर में कहते हैं कि मुख्य घटनाओं पे फोकस रखना चाहिए प्रसाद को, और ऐतिहासिक मुद्दों के अलावा वो कहते हैं कि आप समसामयिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करिए। और जो उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, जो आप सब लोग जानते होंगे, जो प्रसाद के बारे में कही थी प्रेमचंद ने, वो कहते हैं कि गड़े मुर्दों को उखाड़ने से आज कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये बहुत दिलचस्प बात है कि प्रेमचंद जब खुद नाटक लिखते हैं, उन्होंने 2 नाटक आप पढ़ सकते हैं, करबला और संग्राम। मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा, करबला पढ़ने की कोशिश की। उसके संवाद इतने लंबे हैं, उसके कथानक का ढांचा इतना लंबा है कि उसको मंच पर खेला ही नहीं जा सकता, और उसको मंच पर खेलने की सूचना नहीं मिलती। यानी प्रेमचंद नाटकों की जिन विशेषताओं को इंगित करते हैं, उन्हीं विशेषताओं का निर्वाह वो अपने नाटकों के लिए नहीं कर पाए हैं, और एक तरह से उनके नाटक भी संवाद युक्त कथा होके रह गई। फिर प्रेमचंद नाटकों के बहाने ही एक बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं। उन्होंने कृष्णनाथ मिश्र के नाटक मणि गोस्वामी की समीक्षा में लिखा है, जिस नाटक की भूमिका में नाटककार ने नास्तिकता आस्तिकता संबंधी बहुत सारे दावे प्रस्तुत किए हैं। उसके बारे में प्रेमचंद लिखते हैं, ये एक दिलचस्प वाक्य है, इसलिए मैंने आपके लिए उद्धृत करना इसको जरूरी समझा है, कि कला की सृष्टि के लिए नास्तिक होना आवश्यक नहीं, इसके लिए भावों की गहराई और तीव्रता की जरूरत है। संसार के व्यापारों से आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रभावित हो सकते हैं। यानी नाटककार का जो दावा है नाटक में, कि उसने नास्तिकता की पृष्ठभूमि पर नाटक का सृजन किया है, उसकी नाटक की समीक्षा करते हुए प्रेमचंद उसके नास्तिकता के उस उद्घोष को ही ध्वस्त कर देते हैं, और ये बताते हैं कि कलाकार जो है वह कहीं से अपनी प्रेरणा ग्रहण कर सकता है, उसको नास्तिकता और आस्तिकता के फेरे में पड़ने की जरूरत नहीं है, या ये उसका कोई योगदान नहीं है। प्रेमचंद की एक और प्रेमचंद की कहानी और रंगमंच पे बात करने से पहले मैं प्रेमचंद की एक और विशेषता की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि प्रेमचंद, आप जानते हैं कि प्रेमचंद ने नए लोगों की बहुत पहचान की थी, और खासकर उनकी जो पत्रिकाएं थी, माधुरी या उनकी खुद की पत्रिका हंस या जागरण में भी उन्होंने नए लेखकों को बहुत छापा था। अज्ञेय के बारे में हम सब जानते हैं कि अज्ञेय नाम प्रेमचंद का ही दिया हुआ है, और एक हिंदी के अत्यंत प्रतिभाशाली नाटककार जिनकी असमय मृत्यु हो गई, और जिनके बारे में कहा जाता है कि एब्सर्ड जो शैली है नाटक लिखने की, असंगत नाटक लिखने की जो शैली है, जिसकी शुरुआत पश्चिम में मानी जाती है सैमुअल बेकेट से, उस असंगत शैली के नाटककार उससे पहले भारत में हो चुके थे, जिसका नाम है भुवनेश्वर, और जिनके नाटकों को शुरुआत में प्रेमचंद ने ही छापा था।
और उनके बाद में उनका एकांकित संग्रह आया कारवां। तो कारवां की समीक्षा भी उन्होंने की थी और उसमें प्रेमचंद बताते हैं कि वह नए ड्रामे का आधार क्या होना चाहिए, यानी नए तरह का नाटक। जब वो प्रेमचंद कह देते हैं कि स्कंद गुप्त को या चंद्र प्रसाद को कि आप गड़े मुर्दे ना उखाड़िए, ऐतिहासिक ना विषयों पर नाटक लिख के गड़े मुर्दे ना उखाड़िए, तो फिर नाटक लिखा क्या जाए। तो कहते हैं कि भुवनेश्वर के एकांकियों की समीक्षा करते हुए कहते हैं कि जीवन और उसकी भिन्न भिन्न समस्याओं पर सूक्ष्म पैनी तात्विक बौद्धिक दृष्टि डालने की चेष्टा भुवनेश्वर ने की है। यानी वो आग्रह भी है प्रेमचंद का कि नाटककारों को जो वर्तमान जीवन है उसकी जो बहुत सारी समस्याएं हैं उस पर अपना ध्यान फोकस करने की जरूरत है। और यहां वह भुवनेश्वर को आगाह करते हुए यह भी कहते हैं कि आप प्रेरणा कितनी लेनी चाहिए और कितनी छोड़ देनी चाहिए। वो कहते हैं कि ऑस्कर वाइल्ड के गुणों को लेकर, कि वो भुवनेश्वर को कहते हैं कि ऑस्कर वाइल्ड के गुणों को लेकर क्या वह उसके दुर्गुणों को नहीं छोड़ सकते। भुवनेश्वर के आप नाटक में पढ़ेंगे तो उसमें जो मानसिक एक्शंस है नाटक में वो बहुत ज्यादा है। पात्र जितना बोलता है उससे ज्यादा उसके अंदर मानसिक आंदोलन चलता रहता है, जिसकी अभिव्यक्ति मंच पे ही संभव हो सकती है। तो प्रेमचंद भुवनेश्वर के नाटकों की समीक्षा करते हुए इन बातों को भी रखते हैं। तो ये प्रेमचंद, हम जानते हैं कि प्रेमचंद के रंगमंच संबंधी विचार विकसित हैं, जो मानते हैं कि वर्तमान पे फोकस करना चाहिए, भाषा उसकी सजीव होनी चाहिए, पात्र जीवंत होने चाहिए, और जो वर्तमान जीवन की समस्या है उसको जोड़ के नाटक लिखे जाने चाहिए, और स्टेज पे मंचित होने वाले नाटक होने चाहिए, कुशल अभिनेता के नाटक होने चाहिए। लेकिन नाटक के मंचन के लिए प्रसाद ने मांग की थी, मैंने आपको बताया कि एक मर्मज्ञ सूत्रधार होना चाहिए और शिक्षित अभिनेता होना चाहिए, तभी वह भाषा को धारण करना पड़ जाएगा। हिंदी रंगमंच पे प्रसाद की मांग पूरी नहीं हुई और किसी की मांग पूरी नहीं हुई। और दरअसल जो आधुनिक रंगमंच भारतेंदु के समय से लेके या शीतला जानकी मंगल के मंचन से लेके और आजादी तक चला, वो उससे अलग किस्म का रंगमंच 1940 के दशक से शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत इप्टा के लोगों ने की, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, जन नाट्य संघ के लोगों ने की। और आप जानते हैं कि जन नाट्य संघ के जो मंच था वो वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों, अभिनेताओं, चित्रकारों, नर्तकों, भारत के कुछ विशिष्ट पढ़े लिखे लोगों का एक समूह था। तो जैसे यह समूह एक्टिव होता है और इस समूह ने कोशिश की कि भारत की जो पारंपरिक लोक कलाएं हैं उनको रंगमंच की भाषा में समावेशित करके और ऐसे कथानक प्रस्तुत किए जाएं जो लोगों को वैचारिक रूप से भी जागृत करें और उनका मनोरंजन भी करें। तो ऐसे अभिनेता इप्टा के बाद, और उसके बाद इप्टा में यह कोशिश शुरू होती है और इप्टा से कोशिश चल ही रही होती है कि भारत 1947 के आसपास आजाद होता है और भारत सरकार के नेतृत्व में यह कोशिश शुरू होती है कि एक आधुनिक पेशेवर रंगमंच, भारतीय किस्म के रंगमंच की स्थापना की जाए और एक नए किस्म का आधुनिक रंगमंच उसके बाद से शुरू होता है। और 1957-58 के आसपास राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना होती है और 1962 में जब इब्राहिम अलकाजी बनते हैं तो वहां से भारतीय रंगमंच कुछ और बदल जाता है। ये भारतीय रंगमंच का इतिहास है। ये कहने का मतलब ये है कि जब ऐसे अभिनेता मिल जाते हैं और ऐसा पेशेवर रंगमंच विकसित हो जाता है तो रंगमंच पे केवल नाटक ही मंचित नहीं किया जाता, क्योंकि नाटक बहुत कम लिखे जाते हैं और रंगमंच बड़ा है, उसका समुदाय बड़ा है, हर प्रदेश में, हर शहर में लगभग रंगमंच होता है, तो केवल नाटकों से ही रंगमंच की पूर्ति नहीं हो पाती। तो अभिनेता जो है, रंगमंच कर्मी जो है, वह ऐसे आलेखों की तलाश में जाते हैं जो मंच के लिए उपयोगी हो सके, और या जो मंच के लिए अनुपयोगी मान लिए गए नाटक हैं उनको भी मंच के अनुकूल ढालने की कोशिश करते हैं। तो जब ऐसे अभिनेता आ जाते हैं तो प्रसाद के नाटक, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे नाटक जो मंच के लिए अनुपयोगी मान लिए गए हैं उनको भी खेला जाता है। शांता गांधी 60 के दशक में ही स्कंदगुप्त का मंचन करती है और बाद में बाबा कारंत ने जयशंकर प्रसाद के बहुत सारे नाटकों का मंचन किया है। जयशंकर प्रसाद ने तो खुद ध्रुव स्वामिनी अपनी मान्यताओं में परिवर्तित करते हुए लिखा था 3 अंकों का एक नाटक, उसके तो बहुत सारे मंचन होते हैं। लेकिन ये जो मैंने कहा कि नाटकों, मंच का काम केवल नाटकों से नहीं चल सकता, तो मंच को कहानी चाहिए, आलेख चाहिए।
तो आलेख की तलाश में रंगकर्मी जो है वो कहानियों तक जाते हैं, कथा साहित्य तक जाते हैं और उपन्यास तक जाते हैं। और उपन्यास और कथा साहित्य को मंच पर लाने के दो तरीके हैं। पहला तो आप उसको रूपांतरित करते हैं, और दूसरा तरीका जो एक 70 के दशक में विकसित होता है, जिसमें मंच पे कहानी को, उपन्यास को बिना किसी परिवर्तन के ही प्रस्तुत कर दिया जाता है। देवेंद्र राज अंकुर इसके प्रस्तुता है, और इसको नाम दिया जाता है कहानी के रंगमंच का। प्रेमचंद ऐसे रूपांतरणों के लिए और कहानी के रंगमंच के लिए बहुत अनुकूल मालूम पड़ते हैं। और इप्टा ने अपने 40 के दशक में ही या 50 के दशक में इप्टा ने प्रेमचंद की एक कहानी का मंचन किया, जिस कहानी का नाम है शतरंज के खिलाड़ी, जिस पर बाद में सत्यजीत रे ने फिल्म भी बनाई। इस कहानी का रूपांतरण हबीब तनवीर ने किया था और नाटक का नाम दिया था शतरंज के मोहरे, और इसका निर्देशक दीना गांधी ने किया था। उपन्यास को सीधे सीधे, जैसे मैंने कहा कि कहानी को आप मंच पर सीधे प्रस्तुत कर सकते हैं, देवेंद्र राज अंकुर ने प्रयोग किया था 1975 में। उन्होंने निर्मल वर्मा की 3 कहानियों 1.5 इंच ऊपर, धूप का एक टुकड़ा और वीकेंड को 3 एकांत के नाम से एकल अभिनय के जरिए मंचित किया था। इस मंचन में यह था कि कहानी में एक भी शब्द परिवर्तित नहीं किया था। अभिनेता कहानी को मंचित करते थे, तो इसमें ऐसा लगा था कि कहानी देख भी रहे हैं और कहानी सुन भी रहे। तो कहानी के लिए तो आसान है ऐसा करना, लेकिन उपन्यास के लिए आसान नहीं है। तो उपन्यास को रूपांतरित करना पड़ता है नाटक में। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 1964 में ही प्रेमचंद के उपन्यास गोदान को रूपांतरित किया, और उसका रूपांतरण विष्णु प्रभाकर जी ने किया था, जो एक बड़े लेखक हैं, और इसका निर्देशन कुमार वर्मा ने किया था, और इसको होरी के नाम से खेला गया था। इसकी मंच सज्जा इब्राहिम अलकाजी ने तैयार की थी। बाद में गोदान का ही मंचन एम.के. रैना ने किया। एम.के. रैना किया और इसमें ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव में जो किसानों की दशा है उसको भी इस नाटक में जोड़ा। इसके बाद से प्रेमचंद के कहानियों के मंचन की लंबी श्रृंखला है। कुछ कहानियां तो अभी भी खेली जाती हैं या कहीं ना कहीं मंचित होता रहता है। जैसे कुछ कहानियों का मैं नाम ले रहा हूं, कफन कहानी है, वो अभी उसको एम.के. रैना ने मंचित किया था, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी भाषाओं में इसका मंचन किया। प्रेमचंद की एक कहानी है बड़े भाई साहब, अभी भी आज या कल पटना में उसका एक मंचन हो रहा है। एक बिल्कुल नई संस्था उसका मंचन कर रही है। प्रेमचंद ने पंडित मोटेराम को आधार बना के बहुत सारी कहानियां लिखी थी। उनमें से एक सत्याग्रह कहानी के आधार पर सफदर हाशमी ने एक नाटक लिखा, मोटेराम का सत्याग्रह। सफदर हाशमी की संस्था थी जो जन्म ने तो उसका मंचन किया ही, बाद में अरविंद गौड़ की जो संस्था है अस्मिता, उसने भी मोटेराम का सत्याग्रह उनके रेपर्टरी में मौजूद है, और उसका बहुत सारा मंचन होता है। इस तरह बहुत सारी कहानियां, सवा सेर गेहूं, अभी इलाहाबाद में उसका मंचन हुआ था, जिसमें आप ही के हिंदी विभाग के एक छात्र ज्ञानेंद्र ने मंचन उसमें अभिनय किया था। बूढ़ी काकी, पूस की एक रात इत्यादि अनेकों कहानियां हैं। शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, प्रेमचंद, बहुत सारी कहानियां हैं जिसको बराबर निर्देशक मंच पर लेके जाते रहते हैं। अब कहानी को मंच पर प्रस्तुत करने पे बहुत सारा फर्क आ जाता है, और कई बार जब किसी कहानी को मंच और सिनेमा पे प्रस्तुत किया जाता है तो हम लोग बुनियादी एक बात कहते हैं, आप सुन सकते हैं कि उस सिनेमा ने या उस नाटक ने कहानी के साथ न्याय नहीं किया। ये एक बुनियादी बात है जिसपे हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। निर्देशक कोई जज नहीं होता जिसका काम उस कहानी के साथ न्याय करना या अन्याय करना होता है, या नाटककार या नाटक का जो निर्देशक है वह भी कोई जज नहीं है। वह एक आलेख चुनता है, एक आलेख जो प्रेमचंद ने लिया है, तो उसका काम यह नहीं है कि वह प्रेमचंद के आलेख की हूबहू प्रस्तुति करे, क्योंकि प्रेमचंद ने वो कहानी लिखा है या उपन्यास लिखा है, और नाटककार या को उसको मंच पर प्रस्तुत करना है, तो दोनों विधाएं अलग अलग हैं। निर्देशक को उसको सिनेमा में प्रस्तुत करना है, तो दोनों विधाएं अलग अलग हैं। सिनेमा दृश्य की विधा है, वह कैमरे और अभिनेताओं और के सहारे रची जाती है। नाटककार मतलब इस बात को ऐसे समझिए कि कहानी जब कोई कहता है तो कहानी हम पढ़ते हैं, तो हमको कहानी
पढ़वा रहा होता है सूत्रधार, यानी नरेटर जिसको कहते हैं, वाचक जिसको कहते हैं। और वाचक एक समय में हमारा ध्यान एक ही चीज पे फोकस किया रहता है। कथा में वाचक के इशारों पर पाठक चलता है। वाचक चाहता है तो आप संवाद सुनते हैं, वाचक चाहता है तो आप परिवेश के बारे में जानते हैं, वाचक चाहता है तो आपको पात्रों के भीतर जो इमोशन चल रहा है उसको बताता है। जैसे आप प्रेमचंद की कहानी पूस की रात पढ़े तो आप उसमें देख सकते हैं कि पूस की रात में कभी कहानी हल्कू पे केंद्रित है, कभी जबरा पे या नीलगाय पे, या उसको बता रहे हैं ठंड के बारे में। यानी प्रेमचंद जो आपको बता रहे हैं आप वहीं जान रहे हैं। शब्द उसका माध्यम है और शब्द के माध्यम से आपके मानस में चित्त बनता है और शब्द से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, परिवेश निर्मित कर सकते हैं। और वह हम जितने लोग पढ़ते हैं सबके मन में अलग अलग, जैसे अगर कुत्ते का वर्णन है, हल्कू और जबरे के संबंधों का वर्णन है, तो वह कुत्ता हम सबके दिमाग में अलग अलग बनेगा, हम सबके दिमाग में उसकी नस्ल अलग अलग होगी। लेकिन यही कुत्ता जब सिनेमा पे जाएगा तो सिनेमा में हम यथार्थ का कुत्ता दिखाना पड़ेगा हमको। नाटक में दिक्कत यह है कि नाटक में अगर यथार्थ का कुत्ता आप दिखाएं और वह कुत्ता अगर आपका आज्ञाकारी नहीं हुआ तो जीवंत नाटक में आपका सारा व्याकरण बिगाड़ देगा, तो उसको सजेस्टिव होना पड़ेगा। तो अब जो कुत्ता आप देख रहे हैं वो कुत्ता, सब लोग एक ही कुत्ता देख रहे होंगे। कहानी में जो कुत्ता पढ़ रहे हैं वो सब लोग अलग अलग कुत्ता पढ़ रहे हैं, और नाटक में जो कुत्ता देखेंगे तो वो सजेस्टिव कुत्ता होगा, यानी विधा के हिसाब से उसकी मांग बदल जाती है। इसलिए कहानी और कथा को हमको विधा के अनुकूल करना पड़ता है। नाटक कहानी आपको बता सकता है कि सुबह का दृश्य था, लोग पगडंडी पे जा रहे थे। नाटक और उपन्यास के पास और सिनेमा के पास इतना समय नहीं है कि वह इस वर्णन में जाएगा, वह सीधे शुरू कर देगा, सीधे शुरू करता है दृश्य के सहारे। तो बहुत सारे वर्णनों को हटा देता है या बहुत सारे वर्णनों को दृश्य में रूपांतरित कर देता है। फिर नाटक और सिनेमा में यह सहारा होता है कि वहां आख्यान के कई स्तर होते हैं। एक ही समय में आप पात्रों को भी देख रहे होते हैं, पात्रों के पीछे कुछ दृश्यबंध बना होता है, आप उसको देख रहे होते हैं। लोकेशन होता है, परिवेश सुबह का दृश्य है, गांव का दृश्य है या शहर का दृश्य है, तो वो आप देख रहे होते हैं। पर्दे के पीछे एक निर्देशक होता है जो कैमरे के माध्यम से चित्रित करता है, या नाटक में निर्देशक होता है जो अभिनेताओं को नियंत्रित करता रहता है। तो दर्शकों के पास एक साथ अभिनेता, संगीत भी होता है, पृष्ठभूमि का संगीत, और नाटक में प्रकाश सज्जा होती है, और शब्द जो सुनाई दे रहे होते हैं वो इतने आख्यान के स्तर होते हैं जो आप एक समय में देखते हैं। सिनेमा में आप कैमरे की गति, दृश्य, अभिनेता, म्यूजिक इत्यादि देख रहे होते हैं। कहानी पढ़ने के समय ये आपको सुविधा है, या कहानी पढ़ने के समय केवल आप शब्द के सहारे होते हैं और सूत्रधार के आश्रय होते हैं। सूत्रधार जो आपको पढ़वा रहा होता है आप वो पढ़ रहे होते हैं, उसमें आपको कोई विकल्प नहीं मौजूद होता है। यहां आपके पास विकल्प है, तो इस विकल्प के हिसाब से आपको माध्यम के हिसाब से बदलना पड़ता है। तो ये देखना पड़ता है कि जो उसने कहानी चुनी उस कहानी का ट्रीटमेंट कैसे किया। सत्यजीत रे जैसे निर्देशक पे भी लोग आप आरोप लगाते हैं कि उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी की कहानी का अंत बदल दिया। तो वो उनको पूरा अधिकार है, क्योंकि उन्होंने अपनी पटकथा चुनी, उस कहानी को आधार बनाया। वो बाध्य नहीं है कि वह प्रेमचंद की कहानी को हूबहू प्रस्तुत करे। हाँ, लेकिन वो जो प्रस्तुत कर रहा है, मैं ये मानता हूं, जरूरी नहीं है कि आप सब ये माने, उस प्रस्तुत करने में ईमानदारी है कि नहीं, या वह उन्होंने जो अपनी प्रस्तुति की पटकथा चुनी है उसकी आंतरिक संरचना से वह मिल रहा है कि नहीं, यह हमको ध्यान रखना होता है। यह माध्यम का अंतर होता है। इस बात को अगर हम उदाहरण से समझना चाहें तो मैं आपको इस अवसर पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक चित्र दिखाऊं और उस चित्र के माध्यम से हम इस बात को समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा जैसे आप सब रंगभूमि उपन्यास के बारे में जानते हैं या पढ़ा होगा उनके बारे में, कि रंगभूमि उपन्यास जो है वह एक ऐसे व्यक्ति, एक पूंजीपति और एक जमीन के किसान के बीच की कथा है। सूरदास की जमीन को कब्जा करना है और सूरदास उस जमीन को बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो कहानी आप सब जानते हैं। तो वहां एक तनाव भी है कहानी का, और फिर प्रेमचंद उस पूरी कहानी में ये बताते हैं कि कैसे
जब जमीन पे फैक्ट्री लगेगी तो क्या परिवर्तित हो जाएगा, क्या समस्याएं होंगी, ये सारी चीजें आप चित्र कहानी में बताते हैं। लेकिन जब इसको दिल्ली रंगमंच पे एक प्रसिद्ध नाटक है, सुरेंद्र शर्मा ने निर्देशित किया है, उसमें सूरदास की भूमिका, आप सबको प्रेजेंटेशन दिख रहा है क्या? जी सर। जी सर। तो अगर आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है तो रंगभूमि में शब्दों के जरिए प्रेमचंद वर्णन करेंगे कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। लेकिन जब आप नाटक खेलने जाएंगे तो आपको एक जीता जागता सूरदास बनाना पड़ेगा और इस सूरदास की एक वेशभूषा बनानी पड़ेगी। फिर प्रेमचंद ने शब्दों के जरिए वर्णन कर दिया कि सूरदास के पास सामान था, वो कैसा था। लेकिन आप जब मंच पर उसको ले आएंगे तो आपको उस सामान का आभास देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक चूल्हा, एक लोटा और कुछ बर्तन, एक टीन का कनस्तर इत्यादि कुछ मैले कुचले अवस्था में पड़ा हुआ है। तो ये आपको दिखाना पड़ता है। तो जो छूट प्रेमचंद या कथाकार शब्दों के जरिए ले सकता है, नाटककार को इतनी छूट नहीं होती है, वो उसको दिखाना पड़ता है। इस बात को हम आगे भी समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे एक दो कहानियों के उदाहरण के माध्यम से कि क्यों प्रेमचंद की कहानियां मंच के इतने अनुकूल मानी जाती। तो रंगमंच को कैसा मंच चाहिए, मैंने कहा उससे पहले कि प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियों के नाम गिनाए और मैंने बताया कि किस तरह से अभी भी बहुत सारे दल इन कहानियों को लगातार मंचित करते रहते हैं। आखिर क्यों मंचित करते रहते हैं, क्या ऐसी बात है इन कहानियों में? तो मंच को क्या चाहिए होता है? मंच को एक ऐसा आलेख चाहिए होता है जो वर्तमान को संबोधित करे, भले वह अतीत की बात करता हो, भले प्रसाद स्कंद गुप्त युगीन इतिहास की बात करते हो, लेकिन उस इतिहास को वर्तमान को संबोधित करना पड़ता है। वर्तमान को अगर वह संबोधित नहीं करेगा तो नाटक के लिए उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। क्योंकि नाटक के साथ ये खूबी है मंचन के साथ कि नाटक वर्तमान में ही घटित होता है और जैसे जैसे वह शुरू होता है वैसे वैसे समाप्त होता चला जाता है। एक नाटक 11:10 पे शुरू हुआ और उसको 12:30 पे खत्म हो जाना है, 1 घंटे 20 मिनट में, यानी 11:10 से शुरू होता चलता भी रहता है और वह खत्म होता रहता है, यानी वो उसको घटित होना है। और हर दूसरी प्रस्तुति नाटक की जो होती है वह नई प्रस्तुति होती है, भले वह एक आलेख की प्रस्तुति हो। और दर्शक से, स्पेस से, इसकी जटिलताओं को हम कभी बाद में समझ लेंगे। संक्षेप में बता रहा हूं कि दर्शक और स्पेस की उपस्थिति से उस नाटक के प्रदर्शन की संरचना में भी बदलाव होता रहता है, तो हर प्रस्तुति नई होती है। आप दोबारा भी कोई नाटक देख रहे होते हैं तो वह नया देख रहे होते हैं, पुराना नहीं देख रहे होते। इसलिए नाटक पे दबाव है कि उसको वर्तमान में होना होगा, नई तरह से संबोधित करना होगा, सामयिकता में बात करनी होगा। तो प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हम सब जानते हैं कि उनकी कहानियां भले लिखी गई हो 1906 से 1936 के बीच में, लेकिन उनमें आज को संबोधित करने की बहुत जबरदस्त क्षमता है। चाहे वो बूढ़ी काकी हो, सवा सेर गेहूं हो, सदगति हो, कफन हो, बहुत सारी कहानियां जिसको हम देखते हैं तो को लगता है कि हमारे समय की ही कहानी, हमारे दौर की ही कहानी कही जा रही है। दूसरी बात यह है कि नाटक में चाहिए होता है ड्रामा, या जिसको हम कहते हैं नाटकीय तनाव, टेंशन, और जिसको अंग्रेजी के लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व, जो पाश्चात्य नाटकों का एक मूलभूत तत्व है। आधुनिक नाटकों द्वंद्व होगा तभी ड्रामा क्रिएट होगा। द्वंद्व क्या मतलब? दो विरोधी चीजें आपस में टकराएंगी, चाहे वो भावनाएं हो, चाहे वो पात्र हो, चाहे वो घटनाएं हो, चाहे स्थितियां हो, परिस्थितियां हो। जब वो आपस में टकराती हैं तो तनाव का सृजन होता है और ड्रामा का सृजन होता है। तो इस ड्रामा का स्पेस उस कहानी में कितना है? तो प्रेमचंद की कहानियों में देखिए तो ड्रामा का स्पेस बहुत ज्यादा है। चाहे वो कफन में देखिए कितना ड्रामेटिक स्पेस है कि एक औरत, पूरी संरचना, द्वंद्व कितना गहरा है कि एक औरत पत्नी है जिसकी वह अंदर प्रसव पीड़ा से करा रही है, बाहर उसका पति अपने बाप के साथ बैठा हुआ है और आग सेक रहा है और उठ के नहीं जा रहा है कि वो आलू कोई दूसरा खा न ले। यही शुरुआत से ही कहानी में तनाव का सृजन हो जाता है और ये तनाव
में परिवर्तन, उतार चढ़ाव होते रहना चाहिए कि तनाव घटित कैसे होगा। तो कफन की कहानी में देखिए कि बुधिया के मरने के साथ और फिर उनके चंदा इकट्ठा करने के साथ या अतीत में जाते हैं, वहां एक अतीत का भी द्वंद है, अतीत और वर्तमान, जहां सब कुछ आसानी से मिल जाता था और अब छोटे चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर वो चंदा इकट्ठा करने के बाद फिर कहानी के लय में परिवर्तन हो जाता है और वह बुधिया को भूल जाते हैं और दारू पीने लगते हैं और कहानी का अंत हो जाता है। यानी नाटकीयता हो और ड्रामा रचने का अवकाश हो और उसमें उतार चढ़ाव की क्षमता हो। कफन के उदाहरण से हम देख सकते हैं। फिर क्या है कि भाषा सहज हो, उसका एक परिवेश हो जो हमारे लिए परिचित हो और अंततः वह रस का संचार करे। बड़े भाई साहब नाटक क्यों मंचित किया जाता है? क्योंकि बड़े भाई साहब में देखिए कि एक विरोधी बात है कि वह भाई साहब जो अपने छोटे भाई को ज्ञान दे रहे हैं वह उसी कक्षा में बार बार फेल होते रहते हैं और छोटा भाई पास होते रहता है। क्यों? और अंत में जाके आप देखते हैं कि वो उसका समाहार होता है कि एक पतंग, कनकौवा जिसको कहा जाता है, पतंग ही होगा, पतंग गिरता है और उसको लूटने के लिए जो बड़े भाई साहब मना कर रहे होते हैं कि बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है, मत जाना पड़ता है, तो उसको लूटने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ तो चरित्र हैं, विरोधी चरित्र हैं जिनको आपस में साम्यता नहीं है और उस चरित्र का परिवर्तन है जिसमें सजीवता है, जो गणितीय चरित्र नहीं है कि वह गणितीय व्यवहार करता है ना, कहानी में वर्णित स्थितियों के अनुकूल उसमें परिवर्तन होता है और उसका अचानक परिवर्तन हम लोग आखिर में समझते हैं कि क्यों वो भाई साहब जो है हर क्लास में फेल हो जाते होंगे या क्यों वो ज्ञानी की मुद्रा में रहते हैं, तो वह चरित्र के अनुकूल जाता है। तो इन कहानियों में जो चरित्र है वह स्थितियों के अनुकूल विकसित होते हैं, उससे भी ड्रामा क्रिएट होता है जिससे ये कहानियां मंच के अनुकूल हो जाती हैं और अंततः एक रस का संचार हो सके। जब हमको रस मिलेगा तभी हम किसी नाटक को देखेंगे, तभी हम किस कहानी को ग्रहण करें। तो प्रेमचंद की कहानियों में वह रस भी है, चाहे वो कफन का करुण रस हो, बड़े भाई साहब का हास्य रस हो, मोटे राम का सत्याग्रह का हास्य रस हो या सदगति का करुण रस हो। ये आप देखते हैं शतरंज के खिलाड़ी में भी आप देखेंगे तो वहां भी एक ड्रामा है कि एक अवध के साम्राज्य पे अंग्रेज काबिज होने वाले हैं और वहां के दो नवाब के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शतरंज का खेल, जिसके लिए वो अलग अलग जगह बदलकर खेलने जाते रहते हैं और हर एक चीज से गाफिल रहते हैं और आखिर में एक दूसरे से लड़के मर जाते हैं। फिर कहानी में इतना स्पेस रचते हैं प्रेमचंद, और मैं केवल कहानी की बात नहीं कर रहा हूं, आप उनके कथा साहित्य में देखिए, गोदान में या रंगभूमि में, रंगभूमि की तो मैंने चर्चा ही की कि रंगभूमि की पूरी संरचना, पूरा तनाव जमीन देने और उससे होने वाले परिवर्तन और सूरदास को जो जमीन को बचाने का संघर्ष है, या वो खेल की बात कि हम हारेंगे फिर उठेंगे फिर लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे तब जब तक जीतेंगे नहीं वाला जो ये जिजीविषा है, वह उसको और नाटकीय बनाता है, उस कैरेक्टर को भी और उस रंगभूमि के पूरे वितान को भी, तनाव को भी। कफन के उदाहरण से आप देखिए कि प्रेमचंद कैसा परिवेश रचते हैं और फिर हम एक तस्वीर देखेंगे कि नाटक के लिए कितनी आसान हो जाती है चीजें जब कहानी में ऐसा स्पेस होता है। तो कफन की शुरुआत ही कैसे होती है? वाचक वर्णन करता है कि झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रह कर ऐसी मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधेरे में लय हो रहा था। अब एक दृश्य परिकल्पना है, एक झोपड़ी है जिसमें एक कराह की आवाज आ रही है, वो एक साउंड है जो केवल सुनाई दे रहा है। हम देख रहे हैं दृश्य में क्या, दो लोगों को जो अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और यहां दृश्य में केवल दो लोग हैं। ध्वनि में क्या है? ध्वनि में कराह है और वातावरण में क्या है? जाड़ों की रात, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव। अब ये एक नाटकीय प्रवेश है कहानी का और यहीं से वो तनाव सृजित हो जाता है और उसके बाद संवाद शुरू होता है। तो आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, अब नाटक के लिए बहुत आसान है। ये दिख रही है आप लोगों को तस्वीर? सूचित करें। जी सर, दिख रही है। तो आप देखिए ये दो लोग दृश्य में बैठे हुए हैं। अब नाटक के लिए एक और आसान बात होती है कि जितने कम पात्र होते हैं
उतना ही उसको मंचित करना आसान होता है। तो इस पूरी कहानी में केवल 2 पात्रों के सहारे पूरी बात कही जा सकती है। कराह जो है वो पीछे से सुनाई दे रही है, जाड़े का जो शॉल और वो ओढ़े हुए हैं अलाव, उससे जाड़े का वातावरण बना हुआ है, और वातावरण में जो तनाव है वह इस पूरे दृश्य प्रक्रिया में पूरा स्पष्ट हो जाता है। तो पूरे खाली मंच पर यह 2 पात्र नाटक के तनाव को स्पष्ट कर देते हैं, और यह स्पेस उनको कहानी से ही प्राप्त होता है। फिर आप इसका संवाद देखिए कि संवाद से नाटक बढ़ता है कैसे आगे, संवाद से आगे बढ़ता है। तो प्रेमचंद के संवादों में भी पूरा स्पेस है ड्रामा का। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं, तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसके साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखना नहीं चाहता। अब ये दोनों का जो डायलॉग है, संवाद है, वह संवाद एक पूरा मतलब बेरुखी कि एक अपना परिचित है जो कराह से मर रहा है और वहां उसको देखने जाने वाला कोई नहीं है। इसके बाद निर्देशक के ऊपर है कि प्रेमचंद की यह कहानी लेके जहां वाचक बोलता है कहानी में, वहां चाहे तो वो सूत्रधार रख सकता है या दृश्य योजना बना सकता है या इन 2 पात्रों से ही सूत्रधार की भूमिका करवा सकता है। और नाटक की नाटकीयता में निर्वाह के लिए दर्शकों में उत्सुकता का संचार होना चाहिए। क्या होगा, कफन कहानी पढ़ते हैं तो हमारे भीतर उत्सुकता होती है, क्या घीसू माधव उसको देखने जाएंगे, उसके लाश का कैसे इंतजाम करेंगे, और अंत कैसे होगा। तो नाटक में भी देखिए कि ये जो उतार चढ़ाव है कहानी का, वह भी हमारी उत्सुकता को बढ़ाता है और नाटक को लोकप्रिय बनाता है। और इसका एक जो सबटेक्स्ट है, कहानी का जो सबटेक्स्ट है, वह नाटक में आसानी से आ जाता है पात्रों, म्यूजिक और परिवेश के सारे। वो सबटेक्स्ट क्या है कि दोनों की जो काहिली है, वह काहिली इसलिए नहीं है कि ये काम करना नहीं चाहते, काहिली इसलिए है क्योंकि काम का उपयुक्त मूल्य, मजदूरी इनको नहीं प्राप्त होती, तो ये काम से भी बेरुखी हो गए हैं, एलियनेटेड हो गए हैं, अपने श्रम से भी अलग हो गए हैं, और ये काम करने की बजाय भीख मांग के ही खाना गुजारा करना चाहते हैं, क्योंकि काम से उतना वेतन नहीं मिलता। तो एक सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की आलोचना इस कहानी में निहित है, और यही आलोचना, यही सबटेक्स्ट नाटक को चाहिए होता है। इसीलिए प्रेमचंद की कहानियां इस मंचित की जाती मंचित की जाती हैं, ताकि उसमें ये जो सबटेक्स्ट है, जो उपपाठ है, उसको उभारने में मदद मिलती। फिर मैं प्रेमचंद की एक और कहानी, समय लंबा हो रहा है, मैं प्रेमचंद की एक और कहानी का उल्लेख करके फिर इस व्याख्यान का समाप्त करता हूं। वह कहानी है मोटे राम का सत्याग्रह। कफन एक गंभीर तरह की कहानी है, तो मोटे राम का सत्याग्रह एक मजाहिया कहानी है, व्यंग की कहानी। और पहली बार जब इसको सफदर हाशमी ने रूपांतरित किया 85 के आसपास, इंदिरा गांधी की मृत्यु के तुरंत बाद, तो उस समय, एक सेकंड, मैं थोड़ा चार्ज में लगा रहा हूं, लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है। तो इंदिरा गांधी के मृत्यु के तुरंत बाद इसका मंचन किया गया। तो इसके बाद पहली बार पता चला कि प्रेमचंद की जिन कहानियों को गंभीरता के लिए जाना जाता है, तनाव के लिए जाना जाता है, उन्हीं कहानियों में तनाव के साथ साथ व्यंग का बोध भी है, हास्य बोध भी है। तो यह मोटे राम का सत्याग्रह जो सफदर हाशमी ने रूपांतरित किया, उसने पहली बार लोगों का ध्यान आकर्षित किया प्रेमचंद के सैटारिकल एटीट्यूड की तरफ, व्यंग बोध की तरफ। और इस नाटक उन्होंने लिखा था कि इसको, नाटक को पूरे 12 दृश्य में विभाजित कर दिया। नाटक कहानी यह है कि वायसराय के बनारस दौरे की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को मिलती है, तो वो चौकन्ने हो जाते हैं और अफसरों को ड्यूटी पे तैनात कर देते हैं, और एक जासूस को भी छोड़ देते हैं शहर पर नजर रखने के लिए। उन मजिस्ट्रेट की इच्छा है कि पूरा शहर जो है वायसराय के स्वागत में रहे, लेकिन मुसीबत आ जाती है कि उस दिन शहर जो है वह हड़ताल करने की सोचता है। तो मजिस्ट्रेट जो वायसराय के स्वागत को जनता का उत्सव बना देना चाहते हैं, उसके विपरीत हो जाता है। मजिस्ट्रेट साहब यह हड़ताल तोड़ने के लिए सेठों को बुला के धमकी देते हैं और उनको हड़ताल तोड़ने के लिए कहते हैं, और सेठ तय करते हैं कि सत्याग्रह का उत्तर धर्माग्रह से दिया जाए
और वो एक पंडित मोटे राम को नियुक्त करते हैं। प्रेमचंद की अधिकतर कहानियों में, निर्मला उपन्यास में अभी आप देखेंगे कि पंडित मोटे राम है जो कहानी जो मिठाई के लिए बहुत व्याकुल रहते हैं। तो मोटे राम को सत्याग्रह के लिए तैयार किया जाता है, भरपेट खा के वो अनशन करते हैं, लेकिन अंततः वो अनशन कायम नहीं रख पाते। इस पूरे नाटक से जो धर्म और राजनीति का गठजोड़ है, जो 80 के दशक के बाद शुरू होता है, और व्यापारियों की जो नीयत है कि उनको अपने मुनाफा के लिए वो किसी को ठेंगा दिखा सकते हैं, सत्ता को भी, अंग्रेजी शासन को भी, वर्तमान शासन को भी। और तीसरी बात यह कि धर्म का हमेशा राजनीतिक इस्तेमाल होता है और राजनीति उसको अपने अनुकूल में इस्तेमाल करती है। तो इस कहानी के भीतर जो इतने लेयर हैं, आप कहानी पढ़ते हैं तो नहीं पता चलता है, लेकिन जब मंचन किया जाता है, इसका पात्र आते हैं, ध्वनि आता है, संगीत आता है, परिवेश आता है, तो मंचन के तो कहानी के इतने स्तर का पता चलता है। तो यह जो उपपाठ है और एक ही कहानी में जो इतने तरह के इशारे हैं, इतने तरह के संकेत हैं, वह प्रेमचंद की कहानियों में निहित है। और उन कहानियों का जो आकार है वह कम है, पात्रों की संख्या कम है, भाषा सरल सहज है, परिवेश उसमें गहन है, नाटकीय तनाव को बांधने की क्षमता है। इस कारण से प्रेमचंद की कहानियां मंचित की जाती रही हैं और की जाती रहेंगी, क्योंकि उनकी समस्याएं जो हैं वो समाप्त नहीं होती। और रंगमंच को बहुत मदद मिलती है, क्योंकि वह वर्तमान को बहुत सारे उपाख्यानों से, बहुत सारे उपपाठों से युक्त करके वह प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाता है। तो यह आलेख, प्रेमचंद के कथा साहित्य के आलेख, उसको वह सुविधा देते हैं कि वह इन कथा मंचन के लिए प्रस्तुत कर अपनी अभिव्यक्ति निर्देशक और नाटककार कर सकते हैं। सिनेमा भी यह अवसर करता है, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा कम है कि सिनेमा में किसी भी कहानी या किसी भी साहित्यिक कृति को प्रस्तुत करने की जो परंपरा है, हमारे यहाँ पश्चिम की तरह उतनी विकसित नहीं है। उसका कारण यह भी है कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि निर्देशक या नाटककार न्याय करेगा। तो जब यह न्याय करने की उम्मीद हम छोड़ देंगे और हम यह मान लेंगे कि किसी निर्देशक को, किसी नाटककार को या किसी नाटक के निर्देशक को यह हक है कि वह कोई भी कथा लेके उस कथा की अपनी तरीके से व्याख्या करके सिनेमा या नाटक में प्रस्तुत कर सकता है, तब ऐसे सिनेमाई रूपांतरणों की संख्या बढ़ जाएगी। नाटक एक सस्ता माध्यम है, इसलिए नाटक में यह कोशिशें बहुत होती रहती है। तो मेरे हिसाब से कि मैं अपनी बात कह चुका हूं कि प्रेमचंद की कहानियों का इसलिए आधुनिक रंगमंच पे मंचन किया जाता है क्योंकि उसमें जो उसके भीतर का जो तनाव है और उसके आख्यान के जो बहुस्तरीय पाठ हैं, उनको मंचित करने में अभिनेताओं को सुविधा होती है और उससे अपने वर्तमान से सहज और सीधा संवाद स्थापित करने में मदद मिलती है। इसलिए प्रेमचंद की कहानियों का बार बार मंचन होता रहता है। उम्मीद है कि आपको कुछ आपके समय का सार्थक उपयोग हो जाएगा। आशुतोष सर ने मौका दिया और आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका बेहद शुक्रिया, बेहद आभार, धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगा अमृता जी को। अमृता जी जुड़ी हुई हैं? हाँ, अमृता मैम? हाँ जी सर, जी सर जुड़ी हुई हूँ। सर अमितेश सर का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने विशेष करके जो रंगभूमि को लेकर के बात और प्रेमचंद की कहानियों को लेकर के जो अभिनय की बात कही, और ये बात सही है कि अभिनय हमारे जीवन का एक बहुमूल्य हिस्सा है, जो सुबह से लेकर शाम तक हम निरंतर अपनी बातों की, अपने जो संवेग है उनकी अभिव्यक्ति करने के लिए निश्चित रूप से हम अभिनय करते हैं। इसी तरह से प्रेमचंद की जो संवाद है, उन संवादों की भाषा के परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने बात कही, बहुत अच्छा विषय आशुतोष सर ने चुना और चुनने के बाद में अमितेश जी को जो जिम्मेदारी उन्होंने दी, हमें खुशी है कि हम अमितेश जी ने उसको बहुत अच्छे से हम सबके सामने रखा। और मैं उम्मीद करूंगी कि अमितेश जी आने वाले समय में प्रेमचंद को लेके कुछ और तैयारी रखें। हो सकता है कि हम आपसे और भी कुछ इस तरह की मांग करते रहें। बहुत बहुत आभार अमितेश जी।